सितंबर 2024 और आज की न्यूज़ है। फ्रंट पेज पे न्यूज़ है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फ्लड की सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है। और सेकंड न्यूज़ है कि मणिपुर में फिर से वायलेंस शुरू हुई है मीती कम्युनिटी और कुकीज़ो कम्युनिटी के बीच में। ये आर्टिकल है कि यूजीसी की बिना परमिशन के बहुत सारी फेक यूनिवर्सिटीज़ और गोस्ट इंस्टीट्यूट्स, यानी जो असली इंस्टीट्यूट नहीं है, वो दिल्ली में देखने को मिलते हैं। यूजीसी का कहना है कि ये दो ही काम कर सकते हैं। पहला, ये फेक यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट, फेक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट को डिफरेंट डिफरेंट मीडिया सेल्स को दे सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी फ़ेक हैं, ताकि स्टूडेंट्स वहाँ पर एनरोल ना करें। और दूसरा स्टेप ये उठा सकते हैं कि गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि इन इंस्टीट्यूट्स को बंद किया जाए। जैसे ये एग्जांपल दे रहे हैं कि यहाँ पर एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नाम की एक इंस्टीट्यूट था, और ये बहुत बार इसका नाम दिया गया है। पिछले 30 साल से भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो फेक इंस्टीट्यूट्स हैं। वहाँ पर उनको ना ही यूजीसी की तरफ से कोई रजिस्ट्रेशन मिली है, ना ही उनकी कोई अथॉरिटी है। सो ये एक इशू ये भी है हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में। यहाँ पर एक न्यूज़ है कि झारखंड में कांस्टेबल्स की रिक्रूटमेंट हो रही है, और उस रिक्रूटमेंट ड्राइव के दौरान 11 कैंडिडेट्स की डेथ होगी फिज़िकल एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हुए। लद्दाख के जो साइंटिस्ट हैं और टीचर हैं सोनम वांगचुक, वो 100 वॉलंटियर्स को लेके, 100 लोगों को लेके दिल्ली चलो पद यात्रा करेंगे, यानी पैदल चलेंगे लेह से दिल्ली तक। और उनकी डिमांड 4 पॉइंट एजेंडा है उनके पास। पहला, कि लद्दाख को स्टेटहुड मिले। दूसरा, कि सिक्स्थ शेड्यूल का स्टेटस, सिक्स शेड्यूल जो कि कुछ ही स्टेट्स को, जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम को दिया गया है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ऑटोनॉमी दी जाती है। इसके अलावा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जल्द से जल्द हो, और वहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन लद्दाख के लिए अलग से मिले। जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख सेपरेट हुए, तो जम्मू कश्मीर में अभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, या यूटी लेजिस्लेटिव असेंबली कह सकते हैं, और जम्मू कश्मीर का अपना पीएससी है, जेके पीएससी। तो इनकी डिमांड ये है कि इनके लिए भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। और एक और डिमांड है कि लेह और करगिल के लिए अलग अलग से लोकसभा सीट्स होनी चाहिए। यह एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, लेकिन हमें इस बड़े आर्टिकल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से हम यही सीख सकते हैं कि उड़ीसा में डोंगरिया कोंड नाम की ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। कहीं एमसीक्यू में आ सकता है। रिसेंटली पिछले न्यूज़पेपर्स में मैंने बताया है कि हेमा कमेटी की रिपोर्ट मलयाली फ़िल्म इंडस्ट्री, यानी केरला की फ़िल्म इंडस्ट्री के रिलेटेड रिलीज़ हुई है। और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो विमेन एक्टर्स हैं और विमेन जो भी एम्प्लॉईज़ हैं केरला फ़िल्म इंडस्ट्री में, वहाँ पर उनकी सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है। और उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें, वर्किंग कंडीशंस के बारे में बताया गया है। लेकिन जो चीज़ कम डिस्कस हुई है वो है पुअर लेबर लॉज की इम्प्लीमेंटेशन। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको तकरीबन 15 घंटे तक काम करवाया जाता है, और ये लेबर लॉज के अगेंस्ट है। लेबर लॉज क्या होते हैं कि मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि कितने घंटे लगातार काम करना है, ब्रेक्स होंगी या नहीं होंगी, मिनिमम पेमेंट कितनी होती है। तो 15 घंटे लगातार काम करने की वजह से ये जो टेक्नीशियंस हैं इनकी सेहत ख़राब होती है, और इनको कोई सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं की जाती। नेक्स्ट यहाँ पर लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में बताया गया है।
एक्चुअल में जब कभी कोई एक्यूज्ड होता है तो उस पे यूजुअली जो टेस्ट किए जाते हैं ताकि उससे सच उगलवाया जाए, उन्हें डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट कहा जाता है। और ये 3 टाइप के मेनली होते हैं। पहला है नार्को एनालिसिस, दूसरा है पॉलीग्राफ टेस्ट और तीसरा है ब्रेन मैपिंग। पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है, जो न्यूज़ में है, आरजी कार मेडिकल कॉलेज एक्यूज़ के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट में एक इंसान की फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को देखा जाता है, यानी उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं जब उससे इंसिडेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें उसका पल्स रेट बदलने पर या बीपी चेंज होने पे, या मान लीजिए उसको पसीना आ रहा है जिससे गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स कहते हैं, इन सब चीज़ों में अगर बदलाव आ रहा है तो ऐसा माना जाता है कि जो एक्यूज्ड है वो झूठ बोल रहा है। दूसरा डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट जो है वो नार्को एनालिसिस है। इसमें एक ड्रग जिसे सोडियम पेंटोथल कहते हैं, वो उस एक्यूज्ड को इंजेक्ट किया जाता है और उससे थोड़ी बेहोशी वाली हालत होती है। ये मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नार्को एनालिसिस में किस ड्रग का यूज़ किया जाता है, तो उसका आंसर होगा सोडियम पेंटोथल। इस सोडियम पेंटोथल को ट्रुथ सीरम भी कहा जाता है। जो तीसरा मेथड डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट का है वो है ब्रेन मैपिंग। इसमें सब्जेक्ट जो होता है, एक्यूज्ड है, उसके फेस और नेक पे इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं और इसके थ्रू न्यूरल एक्टिविटी, उसके जो ब्रेन की एक्टिविटी है, उसको देखा जाता है। जिस तरह से पॉलीग्राफ टेस्ट में उसकी बॉडी के रिस्पॉन्स को देखा जाता है, यहाँ न्यूरल मैपिंग में या ब्रेन मैपिंग में उसके दिमाग की एक्टिविटीज़ को चेक किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट्स हैं, इनकी साइंटिफिक एफिकेसी, यानी ये हम कह नहीं सकते 100% कि ये जो टेस्ट हैं इनका रिज़ल्ट हमेशा सही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्यूज़ सच बोल रहा हो, फिर भी उसकी जो फिजियोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स हैं वो चेंज हों। 2010 से पहले इंडिया के कोर्ट्स जो थे वो इन टेस्ट के फेवर में थे। उनका मानना था कि ये जो डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट हैं, इनकी वजह से जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास ऑलमोस्ट करेक्ट होगा। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट केस है जो हम जीएस पेपर्स में यूज़ कर सकते हैं, वो है सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था 2010 में। उस केस का नाम है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस इस जजमेंट में ये कहा गया कि ये जो लाई डिटेक्टर टेस्ट हैं, या जो हमने पढ़ा कि डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट हैं, हम इन पर जो एक्यूज्ड हैं उनकी कंसेंट के बिना नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल में आर्टिकल 20 हमारे एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 23 वो कहता है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी इंसान अपने खिलाफ गवाही नहीं देना चाहिए, और बिना कंसेंट के अगर किसी पर ये टेस्ट किए जाते हैं तो उसका ये राइट, ये फंडामेंटल राइट जो है वायलेट होता है। सो मेन जो हम इस आर्टिकल से समझ सकते हैं कि डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट 3 तरह के होते हैं और अभी तक साइंटिफिक एफिकेसी इनकी 100% नहीं है। सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इन पे रिलाई करना ठीक नहीं है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, GS2 के सिलेबस में वल्नरेबल सेक्शंस के बारे में बात की गई है और एक वल्नरेबल सेक्शन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी है। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि ये डायरेक्ट किया है डिफरेंट स्टेट्स को कि जो LGBTQIA+ के जो मेंबर्स हैं, जो मेल या फीमेल में काउंट नहीं होते हैं, ये इंश्योर किया जाए कि उनको राशन कार्ड्स प्रोवाइड किए जाएं। इसके अलावा ये डायरेक्शंस भी दी गई हैं कि इन केस अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसकी डेथ होती है और उसका पार्टनर एक LGBTQ मेंबर है,
तो उसकी डेड बॉडी उसको प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे चिल्ड्रन हैं जो इंटरसेक्स चिल्ड्रन पैदा हुए हैं जिनमें कुछ एबनॉर्मेलिटी है जो कि फ़िज़िकल लेवल पे है, तो ऐसी गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएँ ताकि उनको ठीक किया जाए। यहाँ पर हम इस पॉइंट को फिर से आगे देखेंगे। 2023 में यानी पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट दी थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम अलो नहीं करते कि सेम सेक्स मैरिज हो, लेकिन सेंटर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एक कमेटी बनाएं जिससे LGBTQIA प्लस के लोगों को डिफरेंट राइट्स दिए जाएं। तो एक कमेटी कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा हेड की गई थी और उस कमेटी के आगे बहुत सारी रिकमेंडेशंस भी आई हैं। इसी तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसको भी बताया गया है कि ये इंश्योर करें कि अगर ऐसे लोग अपने पार्टनर्स के साथ जॉइंट बैंक अकाउंट बनवाना चाहते हैं तो उन्हें मना ना किया जाए। यहाँ पर कुछ और इनिशिएटिव्स भी बताए गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्जन थेरेपी। इसका क्या मतलब है? ये कन्वर्जन थेरेपी एक अनसाइंटिफिक प्रोसीजर है जिससे एक ऐसे व्यक्ति को, मान लीजिए जो लेस्बियन है या गे है, उसके पेरेंट्स अगर उसको कोशिश कर रहे हैं उसको कन्वर्ट करने की, ऐसा कन्वर्ट करने की जैसा वो चाहते हैं, तो ये इलीगल है और अनसाइंटिफिक है। लेकिन दूसरी ओर सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी अलाउड है। इसमें क्या होता है कि कोई अगर फीमेल मानता है खुद को तो उसका इस तरह से वो सर्जरी करा सकता है कि उसकी अपनी इस आइडेंटिटी में वो बदल सके। तो जो कन्वर्जन थेरेपी है वो नेगेटिव है। कन्वर्जन थेरेपी फोर्सफुल है और अनसाइंटिफिक है, लेकिन सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी एक पॉजिटिव स्टेप है। तो ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंस पता होना चाहिए। करिकुलम में बदलाव लाने की ज़रूरत है, यानी सिलेबस और किताबों को बदलने की ज़रूरत है ताकि ये जो ट्रांसजेंडर बायस है, उनके खिलाफ बायस है, उसको बदला जाए। टेली कंसल्टेशन यानी फ़ोन पे अगर किसी भी बच्चे बच्चे को या फिर किसी व्यक्ति को अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो एक हेल्पलाइन पे फ़ोन करें। इसी तरह डिफरेंट लेवल्स पे ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन देने की ज़रूरत है। ये आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। GS2 में हम जुडिशरी नाम का टॉपिक देखते हैं, या सेपरेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात कही गई है। तो यहाँ पर हमारे मेंस के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो पुअर विलेजर्स होते हैं, गरीब लोग होते हैं गाँव के, वो जजेस को भगवान मानते हैं, लेकिन जब बार बार उनके केस की एडजर्नमेंट होती है, केस अगली तारीख मिलती है उन्हें और बहुत टाइम लग जाता है, तो उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। यहाँ पर प्रेसिडेंट ने एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ दिया है। प्रेसिडेंट कहती हैं कि ब्लैक कोट सिंड्रोम से बचने की ज़रूरत है। ब्लैक कोट सिंड्रोम रेफ़र कर रहा है लॉयर्स या कोर्ट्स के रिलेटेड कि बार बार एडजर्नमेंट से गरीब गांव वाले जो हैं वो सफ़र करते हैं। वो कहती हैं कि जिस तरह से वाइट कोट सिंड्रोम से पेशेंट्स तंग आते हैं कि उन्हें बार बार हॉस्पिटल में रहना पड़ता है अपना इलाज कराने के लिए, इसी तरह एक ब्लैक कोट सिंड्रोम भी है जो प्रेसिडेंट ने कोट किया है। इंटरनेशनल न्यूज़ में खबर ये है कि अज़रबैजान, जो कि आर्मेनिया के साथ एक देश है, वहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं और ये पहले से ही उम्मीद की जा रही है कि जो करंट प्रेसिडेंट हैं अलीयेव, वो फिर से पार्टी में फिर से पावर में आएंगे। जिस तरह से फ़िलीपींस और चाइना में झगड़ा चल रहा है, बहुत बार मैंने कहा है, सबीना शोल एक जगह है उसके ऊपर, इसी तरह जापान और चाइना में भी
जो डिस्प्यूट है चल रहा है। रिसेंटली चाइना की एक नेवल शिप जापान के जो एरिया है उसमें एंटर की थी, तो जापान ने स्ट्रांगली इस चीज़ को प्रोटेस्ट किया है। ये आर्टिकल में कहा गया है कि बांग्लादेश के एक एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी मैन हैं, ANM मुनीरुज़मन। इन्होंने कहा है कि अब शेख हसीना की गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी है। इंडिया को अब ज़रूरत है कि शेख हसीना से आगे बढ़ के देखें और जो भी गवर्नमेंट अभी बांग्लादेश में उससे बातचीत करना शुरू करें। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज़ हुआ है, साउथ ब्लॉक। ये कहते हैं कि साउथ ब्लॉक शुड एंगेज विद रियल स्टेक होल्डर्स, द पीपल ऑफ बांग्लादेश। साउथ ब्लॉक क्या है? साउथ ब्लॉक रेफ़र करता है इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन है। एक्चुअल में साउथ ब्लॉक दिल्ली में एक जगह है जहाँ पर इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं और वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिस है। यहाँ पर और एक चीज़ लिखी गई है द हिंदू के द्वारा कि इंडिया अभी वेट एंड वॉच पोजीशन पर है। अभी देख रहे हैं कि किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। इसी समय अगर हम देखें तो जो अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो डिफरेंट चाइना की और पाकिस्तान और ब्रिटिश डेलीगेशन से मिल रहे हैं पिछले हफ्ते। सो आज की न्यूज़ में बस इतना ही।